पाकिस्तान तबाहकुन बारिशों और सैलाबी रेलों की जद में है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में होने वाली हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने अब तक 670 जानों को निगल लिया है। दस्तरे कुदरत से कौन लड़ सकता है, लेकिन सूरत हाल को बद से बदतर बनाने में इंसानी लालच और हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों का कितना हाथ है, आज के प्रोग्राम में इस पर बात होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तानी सियासत में माफ़ी और मसालहत जैसे अल्फाज जो हैं वो ज़ोरदार तरीके के साथ दोबारा नमूदार हुए हैं, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मंसूब इन अल्फाज को किस सियाक़ व सबाक़ में कहा गया है, ये सवाल ज़रूर बनता है। और दूसरा सवाल ये कि आखिर इसमें नया क्या है। हम आज के प्रोग्राम में इन सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस अहम मौजू पर बात करने से पहले जिक्र हो जाए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहतरम मोहसिन नकवी साहब का, जिन्होंने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान भारत की 4 रोज़ा जंग के दौरान हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने पसे पर्दा बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। नकवी साहब ने इंटेलिजेंस एजेंसियों की तारीफ करते हुए कहा कि जी दुश्मन के हर मनसूबाबंदी का पाकिस्तान को पहले से इल्म हो जाता था। हमारे वो इदारे जिनको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि पसे पर्दा रहकर काम कर रहे थे, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनका जो किरदार था, आप यकीन करें कि इंडियंस की हर मूव और हर चीज़ हमारे इदारों के पास वक्त से बहुत पहले आ जाती थी। चाहे वो कोई प्लानिंग करते थे, चाहे उनके जहाज़ उड़ते थे, चाहे कोई भी और डिटेल थी। पाकिस्तानी एजेंसीज यानी कि जासूसी के इदारों जैसे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस की शानदार कारकर्दगी अपनी जगह, लेकिन ये सवाल इंतहाई हसास और अहम है कि क्या इनके कारनामों का तस्करा मीडिया पे करना चाहिए था या नहीं। जब कोई वफाकी वज़ीर ये कहता है कि हमें दुश्मन के मनसूबों का पहले से इल्म हो जाता था, तो इसका मतलब ये है कि आप सरहद पार ये पैगाम दे रहे हैं कि जी दुश्मन मुल्क के हसास इदारों के हिफाजती निज़ाम में कोई झोल है, इसमें पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने कहीं रखने डाल दिए हैं, इसमें ऐसे सुराख कर दिए हैं, ऐसे राब्ते बना डाले हैं जिनके ज़रिए हसास मालूमात फिसल कर पाकिस्तान के हाथों में पहुँच रही होती हैं। ऐसा दावा खुलकर मीडिया पे करने का मतलब ये कि आप नादानिस्ता तौर पर ही सही, लेकिन दुश्मन को होशियार और ख़बरदार कर रहे हैं। इसे ये मौका फराहम कर रहे हैं कि जी वो अपने हिफाजती निज़ाम में मौजूद रखनों और जो एक सुराख हैं और जो उसके ज़राए हैं उनको ढूंढ कर उन्हें बंद कर दें। यानी कि आप अपने ही एजेंसीज़ का जो मुश्किल काम है उसको मज़ीद मुश्किल बना रहे हैं। इसलिए नकवी साहब, इस तरह के कारनामों पर खामोशी जो है वो बेहतर ही नहीं बल्कि बहुत ज़रूरी है। तफसील बयान करना तो छोड़ें, किसी को इशारतन भी ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि जी जंग के दौरान दुश्मन कैंप में कहाँ कहाँ नकब लगाई गई। पाकिस्तानी नहीं, दुनिया भर में इंटेलिजेंस के जो खुफिया ऑपरेशंस हैं उस पर एक कहानी पर्दा पड़ा रहे तो बेहतर होता है। चाहे वो मालूमात कहते हैं ना कि सिग्नल्स इंटेलिजेंस के ज़रिए हासिल की गई हों, इंसानी ज़राए से, या फिर ओपन सोर्सेज यानी कि खुली जो है मालूमात के ज़राए उनके ज़रिए हासिल की गई हों। खुफिया इदारों का काम पसे पर्दा और खामोशी से होता है। वो कहते हैं ना कि जी इंटेलिजेंस वर्क इज़ डन इन शेडोज़, इट इज़ नेवर एक्नॉलेज्ड। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे इंटेलिजेंस के इदारे इन तमाम वज़रा, मुशीरों और सिविलियन अफसरान की कुछ तरबियत करें जिनका उनसे राब्ता या वास्ता पड़ता रहता है। आगाज़ वज़ीर दाखिला से होना चाहिए, ये जतला कर कि खुफिया इदारों को किसी तारीफ़ व तौसीफ़ की ज़रूरत नहीं, खुफिया कार्रवाइयों पर खामोशी बहुत ज़रूरी है। एक और अहम मौजू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुंसलिक एक गुफ्तगू है जिसमें उन्होंने मसालहत और माफ़ी के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं या उनसे मनसूब किए गए हैं। फील्ड मार्शल साहब ने अल्फाज किस पैराए में और सियाक़ व सबाक़ के साथ कहे, इसकी वजाहत तो वो खुद करेंगे या फिर ज़ाहिर का ISPR करेगा, लेकिन ख़ुद पाक फ़ौज का ये कहना है कि जी अमूर रियासत कानून व आइन के मुताबिक चलते हैं। अगर किसी ने जुर्म किया है, कानून व आइन को पामाल किया है, तो फिर मामला जो है अदालत के सुपुर्द है, जहाँ फ़ैसला जो है वो शवाहिद की बुनियाद पर होता है। माफ़ी या मसालहत ज़ाती हैसियत की बातें हैं जिनका कानून और आइन से कोई लेना देना नहीं। राजवाड़ों और पुराने ज़माने की बादशाहतों में तो माफ़ी तलाफ़ी मुमकिन थी, लेकिन जदीद रियासत में इसका कोई तस्वुर नहीं। वैसे भी अगर इशारा तहरीक इंसाफ की तरफ है तो उसकी क़यादत से हुकूमती एहलकार एक अरसे से कह रहे हैं कि जी वो माफ़ी मांग लें, लेकिन पहला सवाल ये है कि क्या इससे तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनों के ख़िलाफ़ 9 मई के मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे? इससे इस सवाल का जवाब खुद हुकूमत ही की तरफ से है कि जी नहीं। तो फिर माफ़ी मांगने में तहरीक इंसाफ को क्या फ़ायदा, ये सवाल है। इसी से जुड़े दूसरा सवाल ये है कि जी सियासी मसालहत से क्या मुराद है। इमरान खान की मकबूलियत ही इस वजह से कायम है कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी पे बदउनवानी के इल्ज़ामात आयद करते हैं और ये कहते हैं कि वो इनके साथ नहीं बैठेंगे। दूसरी जानिब कहते हैं इन दोनों जमातों का मफाद इसी में है कि जी तहरीक इंसाफ मुश्किल में पड़ी रहे। ऐसे में सियासी मसालहत किस बात पर और क्यों, इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ। अकील मलिक साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का।
फील्ड मार्शल साहब के एक इंटरव्यू के बहुत चर्चे हैं जिसमें उनसे ये बात मंसूब की जा रही है कि जी उन्होंने कहा है कि जी सदके दिल से माफ़ी जो है वो सियासी मसालियत का रास्ता खोल सकती है। हमें नहीं पता कि क्या सियाक़ो सबाक़ में ये अल्फाज कहे गए, लेकिन बतौर कानूनदा और वज़ीर मुमलिकत अगर आप इस पर रोशनी डाल सकें कि क्या अमूर रियासत में माफ़ी मांगने से किसी के ख़िलाफ़ मुकदमात ख़त्म हो सकते हैं, आईन व कानून इस बाबत क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, आइन और कानून के मुताबिक ही तमाम तर फैसले होते हैं और कोई सज़ा याफ्ता मुलज़िम हो तो बिल्कुल उसको आइन और कानून के मुताबिक जो उसके पास लीगल रिकोर्स अवेलेबल है वो उसको ऑप्ट करता है। और मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, जिस तरह आपने देखा कि ट्रायल चला और ट्रायल के बाद फिर जो है अपील्स भी दायर कर दी गई हैं, उसके साथ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस भी लगाई गई है। तो ये तमाम तर मामलात हैं और अगर यहाँ से हाई कोर्ट से भी उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट है और वो फिर लास्ट एक रिजॉर्ट है उनके पास। और उसके बाद फिर माफ़ी वाला खाना तो ज़रूर है, लेकिन वो सदर पाकिस्तान के पास है, वो हुकूमत पाकिस्तान के पास नहीं है। यही बात हम बारहा दफ़ा इनको कहते रहे हैं कि आप अपना अदालतों में जाके अपनी बेगुनाही को प्रूव करें। आपको हुकूमत जो है रिलीज़ नहीं कर सकती या हुकूमत किसी किस्म का रिलीफ नहीं दे सकती, किसी की रिहाई को मुमकिन नहीं करा सकती, हुकूमत प्रोसिक्यूशन से विड्रॉ नहीं कर सकती। यानी कि जब तक वो तमाम जो है एग्जॉस्ट नहीं हो जाते अदालती मामलात, उस वक्त तक जो है कोई अपील जो है वो जो है कामयाब नहीं हो सकती, या कि उसको लिफ्ट नहीं। जी बिल्कुल। आप देखें ना, आप हाई कोर्ट अगर उनके हक में फ़ैसला दे देती है तो वो फिर बिल्कुल उनको बरी किया जा सकता है। ये फ़ैसला तो अदालतों ने करना है। अगर ये डिमांड हुकूमत से की जा रही है तो मैं समझता हूँ सरासर गलत डिमांड है। और जिस इंटरव्यू की आपने बात की तो बिल्कुल एक कॉलम लिखा गया और वो मेरी नज़र से भी गुजरा है। मेरे ख्याल से वो तमाम तर मामला आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है और वो उस हवाले से शायद उसका रिलेशन उस चीज़ से नहीं है जिस चीज़ से उसको मुंसलिक या मंसूब किया जा रहा है। एक हवाले से बात थी और इन एनी केस मैं समझता हूँ कि इंसान ने अगर कोई गलत काम किया हो तो बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक ही फ़ैसला होता है अगर उसके ख़िलाफ़ कोई केस हो, लेकिन अपने किए पे भी तो शर्मिंदगी होनी चाहिए, कोई नदामत भी तो होनी चाहिए। और यहाँ पे एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि इस मामले के ऊपर जो कि 9 मई का अफसोसनाक वाक़या है, उसमें तो साफ नज़र आ रहा है कि प्लानिंग किसकी थी और कौन उसका मास्टरमाइंड था और किसने केयरफुली एग्जीक्यूट करवाया और क्यूरेट किया तमाम तर ये मामला। तो ये तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि PTI के अपने ही लोग थे, PTI की अपनी ही लीडरशिप थी जो 9 मई के साथ मंसूब और मुंसलिक है और उससे डिनाई भी नहीं किया उन्होंने। तो ये तमाम तर मामला तो इसी तरह है कि एटलीस्ट जो लोगों की, जो हमारे शहरियों की दिल आज़ारी हुई है, जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों की दिल आज़ारी हुई है, माफ़ी तो उस हवाले से है। आपने बड़ी अहम बात कही, आपने बड़ी अहम बात की। वो अहम बात ये है कि जो आसिम मुनीर साहब का, फील्ड मार्शल साहब का जो इंटरव्यू है या उनके बाद जुमले जो हैं वो सियाक़ो सबाक़ से अलग होकर जो है उनको कोट किया गया और ज़रा कि सेकंड पर्सन में दिया जा रहा है और बतौर कॉलम दिया जा रहा है, तो इसमें सवालिया निशान खड़े होते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि वो कई सियासतदान भी कहते रहे आपकी पार्टी के भी, जी माफ़ी मांगे, वो माफ़ी मांगे, तो वो अगर उनकी न सज़ाएँ कम होंगी ना वो मुकदमात ख़त्म होंगे तो वो कहे कि माफ़ी मांगेंगे, वो कहेंगे जी चले हम जेल चले जाते हैं। देखिए ये तो तकाज़े हैं एक मुहज़्ज़ब माशरे में रहने के, और ये तकाज़ा यही है कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है और गलत काम हुआ है, ये तो मैं नहीं कह सकता कि गलत काम नहीं हुआ, वो भी डिनाई नहीं करते, वो भी कहते हैं कि 9 मई का अफसोसनाक वाक़या हुआ है और अगर मेरे पार्टी के लोगों ने किया तो मैं उनको पार्टी से भी दरबदर करूँगा और निकालूँगा। इसी तरह CM KPK ने भी ये बात की, उन्होंने कहा कि ये बात तो दुरुस्त है कि हमारी पार्टी के लोग मुलव्वस थे उसमें। ये इंटरव्यू आपको उनका निकाल के चला लें और देख लें, उसमें उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के लोग नज़र भी आ रहे हैं और अगर हमारी पार्टी से हैं तो हमारी पार्टी से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बताएं कि यास्मीन राशिद साहिबा, दीगर लोग जो हैं जो नज़र आ रहे हैं, मुराद सईद साहब, क्या ये उनकी पार्टी के नहीं हैं? क्या ये इनका ताल्लुक़ PTI से नहीं है? तो मेरा कहने का मकसद ये है कि नदामत ऑन योर डूइंग, सम सॉर्ट ऑफ रिमोर्स, सम सॉर्ट ऑफ अपॉलजी टू द नेशन, नॉट टू एन इंडिविजुअल, not to a politician, not to anybody in the armed forces, but to the general public, to the citizens of Pakistan, जिनकी दिल आज़ारी की गई है ऐसे मकामात पे जाके, शोदा की जो आपने मुजस्मों को मस्मार किया, जो उनकी आराम गाहों पे जाके आपने किया, और जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से जो वहाँ पे
आपने जाके किया, तो कम से कम उस तोड़ फोड़ के ऊपर और लोगों का ज़ाती नुकसान हुआ है। आई एम वन एग्जाम्पल, मेरे अपने हल्के टेक्सला में फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो उसके शीशे तोड़े गए, उसको आग लगाने की कोशिश की गई, तो माफ़ी तो मेरे से भी बनती है इस तमाम तर मामले के ऊपर। और वो केस में रजिस्टर्ड है। तो ये वाकई जो 9 मई के वाक़यात हुए, ज़ाहिर है कि एक वो कहते हैं ना कि बड़ा शेमफुल एपिसोड है पाकिस्तान की तारीख का। कभी ऐसा नहीं हुआ कि शोधा की यादगारों पे हमले हों और मतलब है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की जाए। लेकिन साथ साथ तहरीक इंसाफ ये भी कहती है कि जी जिस तरह से मुकदमात चले हैं और जिस तरह से इंसाफ किया गया है, फैसले आए हैं, उसमें मतलब है तमाम पहलुओं का जो है ख्याल नहीं रखा गया, वीडियोस प्रेजेंट नहीं गई, एविडेंस जो है वो नहीं दिए गए। वो सवालिया निशान उठाते हैं कि जो भी प्रोसेस ऑफ लॉ था, ड्यू कोर्स था, वो चला नहीं उस तरह से। नहीं, आमिर साहब, सारा ड्यू प्रोसेस दिया गया और उसमें तमाम तर फेयर ट्रायल के तकाज़ों को मलूज़ खातिर रखा गया। आई थिंक ये एलिगेशन बिल्कुल कम्प्लीटली जो है एब्सर्ड है और गलत है जो कहते हैं कि ड्यू प्रोसेस नहीं मिला। अगर ऐसी बात है तो मुझे बताएं कि क्या इन्होंने जेरा नहीं की उन गवाहान के ऊपर? क्या इन्होंने अपनी डिफेंस स्टेटमेंट्स नहीं दी ना? इनके वकला नहीं थे? बिल्कुल थे। तो ये सारा मामला तो उन्होंने ट्रायल स्टेज पे किया और फिर भी कहना कि हमें ड्यू प्रोसेस नहीं मिला, तो फिर ड्यू प्रोसेस और कैसा होता है कि जब आपको वकील की भी इजाज़त हो, फिर आपको एग्जामिशन एप्लीकेशंस भी आप दें, वो भी एक्सेप्ट हों, आपकी बेल एप्लीकेशंस भी आपने ऑप्ट की हों, और उसके बाद फिर आपने जरा भी की हो, फिर आपने डिफेंस स्टेटमेंट्स भी पेश की हों, फिर आपने क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स भी किए हों, और फिर फैसला अगर आपके हक में ना आए तो फिर आप कहें कि ड्यू प्रोसेस नहीं मिला। ऐसा तो नहीं हो सकता। उसमें देखिए तमाम तर चीज़ों को आप सामने रखें तो ये मुझे बताएं कि क्या ट्रायल फेयरली कंडक्ट नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, एक नहीं कई मुतअद्दिद अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और कई डेट्स पे तो ये खुद भी नहीं जाते थे, इनके वकील नहीं जाते थे, और फिर अब अपील्स भी इन्होंने फाइल कर दी। तो तमाम तर लीगल रिकोर्स अडॉप्ट करने के बावजूद और उसके बाद अगर कहा जाए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, तो फिर मैं समझता हूँ ये मुनासिब बात नहीं। सर, आप उससे बेहतर वाकिफ होंगे, जो लोअर कोर्ट फैसले देती हैं वो हाई कोर्ट में ज़ाहिर है कि उसको होल्ड नहीं कर पाती। हमारे यहाँ मतलब है 90% 95% मुकदमात में ये होता है। और ये तो खैर पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमने देखा कि जो बड़ा हार्ड कोर क्रिमिनल होता है, कत्ल के मुकदमात में मुलविस, इगवा बराए तावान के, वो छूट जाता है। तो ये तो हमारा एक बड़ा मसला तो है हमारी लोअर कोर्ट्स का कि जिस तरह से वो सजा देती हैं। हमारा जो डेटा जो मैंने पढ़ा है, कम से कम 90, जो मैं कम कर रहा हूँ, बाज़ औक़ात तो कहते हैं 95-97% जो हैं लोग छूट जाते हैं अपनी सुपीरियर जुडिशरी के हाथों। जी देखिए, आपने कहा कि एविडेंस प्रेजेंट नहीं किया गया। मैं समझता हूँ जो अवेलेबल एविडेंस था वो बिल्कुल, वेदर वो डिजिटल फॉर्म में था, वीडियोस की फॉर्म में था, ऑडियोस की फॉर्म में था, वो एडमिसिबल एविडेंस था। वो एविडेंस ट्रायल स्टेज पे पेश किया गया है। उस एविडेंस को कह रहा ये पीटीआई क्या एक वो बार-बार नहीं, मैं उसी में ही गुजारिश कर रहा हूँ आमिर साहब, उसमें उस जो एविडेंस प्रेजेंट किया गया है, जो सबूत प्रेजेंट किया गया है, उसको कितनी कोई एविडेंशियरी वैल्यू उसके साथ अटैच की गई है या उसकी एडमिसिबिलिटी के ऊपर कोई सवाल उठाए गए हैं, नहीं उठाए गए। अब मैं पूरे ट्रायल में तो नहीं था, ये तो जजमेंट पे देखने की ज़रूरत है और ये अपील स्टेज पे देखने की ज़रूरत है। कोई नॉन रीडिंग, मिस रीडिंग ऑफ जजमेंट हुई है या जो एविडेंस अप्रिशिएट किया गया है, क्या वो सही अप्रिशिएट किया गया है या गलत अप्रिशिएट किया गया है? कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें टेक्निकल लेकूनाज होते हैं और वो टेक्निकलिटीज़ पे जाके फिर हायर फोरम्स पे या हाई कोर्ट के फोरम पे जाके या सुप्रीम कोर्ट के फोरम पे जाके टेक्निकलिटीज पे डिस्कस होती है। हमने भी वीडियो देखी, जैसे यास्मीन राशिद साहिबा का जो मामला है, अब वो तो हमने भी वीडियो देखी कि वो कारकुनों को कहनी कि वापस आओ, अंदर मत जाओ। तो वो ये भी तो ये लोग कर रहे थे इनके बाद। और बाज़ औक़ात आपका जो कारकुन होता है या जो लोग जमा हो जाते हैं, जंबे गफ़ीर होता है, वो कुछ भी कर देता है। तो बाज़ केसेस में तो नज़र आ रहे, जैसे यास्मीन राशिद साहिबा का, बुज़ुर्ग हैं, कैंसर पेशेंट हैं, तो उन जैसी खातून के साथ ज़ाहिर है कि आप तवक्को नहीं कर सकते कि उस उम्र की खातून जो है वो आके मतलब तोड़ फोड़ करवाएंगी, मारपीट करवाएंगी, मनसूबाबंदी करेंगी इन चीज़ों की। जी देखिए, बिल्कुल आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल पूछा और बड़ी आपने इसका एक फैक्चुअल जो एक तस्वीर प्रेजेंट की है। मैं बिल्कुल उस पर एग्री करता हूँ कि वो इस मॉब को, इस जत्थे को लेके गई, फिर इस मॉब को अनलीश किया और फिर उससे रिक्वेस्ट करना और कहना कि आप जिना हाउस या कोर कमांडर के घर में अंदर दाखिल मत हों। जब एक आप जत्था तैयार करते हैं, जब एक मॉब को आप अनलीश करते हैं, वो मॉब अनकंट्रोलेबल हो जाता है। फिर ये नहीं हो सकता कि आप हज़ारों दरखास्तें करें, उनको कहें कि अंदर मत जाएं, तो फिर वो आपकी बात सुनेंगे? पहली तो बात है, आपने मॉब इकट्ठा क्यों किया, उसको अनलीश क्यों किया, उसकी वो जहन साजी क्यों की और उसको उस मकाम पे क्यों लेके गए? तो ये कम से कम एक्ट्स तो उन्होंने किए जिससे वो भी डिनाई नहीं कर रही। हाँ, गाड़ी की छत पे बैठ के फिर उसके बाद
वहाँ पे पहुँचने के बाद जब उनको राइल अप कर दिया और तहश दिलवा दिया और फिर उसके बाद उनसे गुजारिश करना, तो ये भी मेरे ख्याल से तो खैर बड़ा काबिल बहस बात है, क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं जमहूरियत में जलसा जुलूस पुरअमन एहतजाज की इजाज़त होती है, फिर वो एहतजाज बेकाबू हो जाए तो किस हद तक जो है उसके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उसमें सज़ा के मुस्तहक होते हैं, वो एक अलग बहस है। मुझे एक और मैं मौजू की तरफ आता हूँ, इसी से कनेक्टेड है कि सियासी मसालहत की जो बात हो रही है, कभी नून लीग की आप मतलब सीनियर तरीन लोगों में है उनके, क्या नून लीग में इस तरह के डिबेट होता है कि जी पीटीआई के साथ जो है गुफ्तगू की जाए, सियासी मसालहत की जाए, उसके लिए उन्हें क्या करना होगा, आपकी जमात क्या करने के लिए तैयार है, हुकूमत क्या करने के लिए तैयार है? जनाब देखिए, हम तो डे वन से यही बात कर रहे हैं, जब से यह हुकूमत अमल में आई है हमने यही बात की कि आप मुज़ाकरात की तरफ आएँ, सियासी इशूज़ हैं, सियासी बैठकों में बैठें और वो वहाँ पे डिस्कशन करें। हाउस के अंदर के मामलात हैं, हाउस के बाहर के मामलात हैं, वो वहाँ पे डिस्कशन होनी चाहिए। लेकिन तमाम तर इस मामले के ऊपर मेरे ख्याल से झूम भी नहीं रहेंगी और वो आधे अधूरे मामलात जो है उसी तरह छोड़ के चले गए। मैं आपके इस शो के तवज्जुह से और आपके नाजरीन से ये ज़रूर उनको बता सकता हूँ कि ये एक रेकनिंग हुई है और अब जो 9 मई के बाद सज़ाएँ हुई हैं 9 मई के केसेस में और उसके बाद जो डी सीटिंग और डिस्क्वालिफिकेशंस हुई हैं, उसके बाद अपोजिशन बेंचेस पे जो लोग बैठते हैं, खा वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से हों, खा वो पीटीआई से हों, वो तमाम तर मामलात जो हैं वो आपके सामने हैं कि वहाँ पे एक रेकनिंग पाई जाती है। कई ऐसे मेंबरान हैं जो हमारे वफाकी वज़रा से भी राब्ते में हैं, हमारे अरकान से भी राब्ते में हैं और मेरे से भी कईयों ने राब्ता किया और उन्होंने ये बात कही कि हम चाहते हैं कि कोई मुनासिब या बेहतर हल निकले और मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएँ। तो मुज़ाकरात की जो एक एपिटाइट है वो वहाँ पे भी उस तरफ पाई जाती है। वो क्या मुमकिन हल क्या हो सकता है, मतलब हुकूमत क्या दे सकती है तहरीक इंसाफ को? उनके बाद जो हार्ड लाइनर्स हैं वो कहते हैं जी हमें दीवार से लगा दिया, अब नाअहल भी कर दिया, मुकदमात भी हो गए, सजाएँ भी हो गई हैं, गिरफ्तारियाँ भी हो गई हैं। हुकूमत क्या दे सकेगी कि वो कहते हैं क्विड प्रो को हो, उसमें लेन देन क्या हो सकता है इस मामले पर? देखिए, पॉलिटिकल स्पेस के ऊपर अगर बात करनी है या पॉलिटिकल मामलात के ऊपर डिस्कशन होनी है तो बिल्कुल एक मीसाक इस्तेकाम पाकिस्तान के ऊपर या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2.0 अगर डिस्कस होना है तो उस पर फिर बात की जा सकती है। लेकिन ये कहें कि सिर्फ 2024 से स्टार्ट करें, ऐसा नहीं होगा। स्टार्ट फिर 2018 से होगा और फिर जब बैठेंगे तो कोई ना कोई बेहतर एक मुस्बत रास्ता और हल उसका निकल आएगा। अच्छा, इसी तनाजुर में आपने सुना होगा मुझसे ज़्यादा कि जी 27वीं तरमीम की आमद का बड़ा शोरा है कि जी आने वाली है 27वीं तरमीम, उसका क्या दायरे कार होगा, क्या उसका एम्बिट होगा, क्या सोचा है आप लोगों ने, उसमें कौन सी बड़ी चीज़ें जो आप लोग रूशनास कराएंगे? क्योंकि अभी तक जो कुछ आ रहा है अखबारात में तो ज़्यादातर स्पेकुलेशन ही है। देखें, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन है, जिस तरह आपने खुद इसको कहा कि अभी फ़िल वक्त एज़ वी स्पीक राइट नाउ हम किसी आइनी तरमीम पे काम नहीं कर रहे और ना हमारे पास कोई ऐसा ड्राफ्ट है, ना कोई ऐसा प्रपोज़ल है, ना कोई ऐसी चीज़ इवन अंडर डिस्कशन है। जब इस पे काम होगा तो बिल्कुल एक ब्रॉडर कंसेंसस रीच किया जाएगा। हमने सबसे पहले हुकूमत के एंड पे अपना काम करना है, फिर इत्तेहादियों के साथ डिस्कशन होनी है बैक एंड फोर्थ, फिर उसके बाद जाके कहीं ये हाउस में आएगा। तो अभी तो कोई ऐसा प्रपोज़ल नहीं है और कोई ऐसी डिस्कशन ही नहीं है जिस किसी आइनी तरमीम के हवाले से बातचीत हो रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जब होगी तो बिल्कुल वो उसके तमाम तर जो डिस्कशंस हैं अपने इत्तेहादियों के साथ हुकूमती लेवल पे हम करेंगे और आउट इन दी ओपन करेंगे। बात आप ही के रहनुमा कह रहे हैं कि जी 26वीं तरमीम की जो कमज़ोरियाँ उन्हें दूर करने के लिए 27वीं तरमीम लाई जा सकती है, लाई जाएगी। देखें, मैं तो ऑब्वियसली काबीना का हिस्सा भी हूँ और वजारत कानून व इंसाफ में हूँ और ज़ाहिर बात है कि ये हमारा ही काम है। मैं जो अगर आपको कह रहा हूँ कि अभी हमने किसी आइनी तरमीम पे काम शुरू नहीं किया तो आई थिंक दैट होल्ड्स अ लॉट ऑफ वेट। अरे चलो एक और चीज़ की वजाहत करते हैं। बाज़ लोग बड़े खुश हैं और बाज़ लोग बड़े गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं जी नए सूबे बनेंगे पाकिस्तान में, कोई 12 सूबों की बात कर रहा है, कोई 10 की बात कर रहा है, तो इसके बारे में भी कुछ रोशनी डालें, क्योंकि बाज़ लोग समझते हैं कि जी डिवॉल्व होना चाहिए चीज़ों को, मुल्कों से बड़े बड़े हमारे सूबे हैं, बड़ा अच्छा होगा पाकिस्तान में अगर ऐसा हो। कोई ऐसी तजवीज़ कहीं पे कोने खुदरे में हो रही है, बातचीत हो रही है कहीं पर इस किस्म की? कोई देखिए, मेरी नॉलेज में तो नहीं है। मैं ऐसे आपको कह दूं कि कोई सूबों के हवाले से या नए सूबों के हवाले से कोई ऐसी मामला मेरी सामने तो ये ऐसी बात नहीं है। और जो अगर होगा भी तो फिर इसके लिए काबीना का अप्रूवल चाहिए और आपको इसमें भी अमेंडमेंट लेके आनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नए सूबों के हवाले से।
तो ये तमाम तर मामलात हैं। अभी मेरे नॉलेज में तो नहीं है कोई नई सूबों की डिस्कशन। जनाब, तो ज़्यादातर जोर जो है पाकिस्तान में जो है वो क्या सराइयों पे। बहुत बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने अकील मलिक साहब की वज़ीर मुमलिकत बराए कानून की गुफ्तगू सुनी। बहुत सारी चीज़ों की वजाहत हो गई है। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा जी 27वीं तरमीम नहीं आ रही है, सूबों नए सूबों के कहते हैं डिमार्केशन पे कोई अभी तक मतलब एक गौर व खौस नहीं हो रहा है। हम यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ बात करेंगे। ये जो सैलाबी सूरत हाल है जिसने 600 से ज़्यादा ज़िंदगियों के चिराग को गुल कर दिया है, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, और अभी जो है ये स्पेल जो है ख़त्म नहीं हुआ। क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, उसमें दस्ते कुदरत पर यकीनन हाथ है, लेकिन इंसान का भी क्या कोई कसूर है या नहीं है, बात होती है वक्फे के बाद। जून से जारी मानसून की खौफनाक बारिशों ने बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में जो है तबाही मचा दी है। ग्लेशियर पिघलने और बादल फटने के वाक़यात से पूरे गाँव जो हैं वो सफ़ी हस्ती से मिट चुके हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी इनगनत घर जो हैं, सड़कें, पुल और खेत जो हैं वो पानी की नज़र हो चुके हैं। और कहते हैं ना, जिस तरह से पत्थर आए वो बिल्कुल तिनकों की तरह बह गए उनके आगे। मुल्क में अब तक जो है बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद जो है वो 670 हो चुकी है। 80 से 90 अफराद जो हैं वो हनूज़ लापता हैं। सबसे ज़्यादा 325 अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई, जिनमें सबसे ज़्यादा मुतासरा बुनेर हुआ है जहाँ पे 217 जानें गईं। एक तरफ ये भारी नुकसानात और दूसरी जानिब मज़ीद बारिशों की पेशगोई। पाकिस्तान 3 साल में दूसरी मरतबा जो है मौसमी तबाही का निशाना बना है। 2022 के सैलाब में 1/3 मुल्क जो है डूबने से 1700 अफराद हलाक हुए थे और कहते तकरीबन 33 लाख अफराद बेघर हुए थे। सवाल ये कि क्या अब ये नया मामूल बनता जा रहा है? बारिशें रोकना तो बस में नहीं, मगर इसके नतीजे में होने वाले हादसात में इंसानी गलती का कितना बड़ा हाथ है? सैलाबी रास्तों में इमारतों की तामीर को क्यों नहीं रोका जाता? ऐसे सानहात के बाद जो है एहतियात, मुआवजों और फंड्स का ऐलान तो होता है, लेकिन अगर इस रकम को पहले ही हिफाजती इक़दाम और मनसूबाबंदी पर सर्व किया जाए तो क्या सैकड़ों जानें बचाई जा सकती थी? हर साने के बाद जो है हाथ झाड़ कर मामूल की ज़िंदगी पर आ जाना जो है एक मुजरमाना फेल है। कि हम ऐसे सानहात से भी सबक सीखने को तैयार नहीं? सवाल ये कि क्या अब ये नया मामूल बनता जा रहा है? बारिशें रोकना तो बस में नहीं, मगर इसके नतीजे में होने वाले जो है हादसात में इंसानी गलती का कितना बड़ा हाथ है? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर ख़जाना मोहतरम मुजम्मिल असलम साहब। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले तो बताइए, कोई नुकसानात का तखमीना है? ये जो हौलनाक बारिशें और उसके ऊपर कहते हैं फ्लैश फ्लड्स आए हैं जनाब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो वाक़या है, आप ये कह लें कि अभी केपी ने 9 डिस्ट्रिक्ट को जो है आफत ज़दा भी करार दिया है। अच्छा, ये फ्लैश फ्लड्स जो हैं, एक तो होता है कि आपकी जो है बारिशें हो रही हो, उसके बाद दरिया में पानी आ रहा हो, तो वो है, ये सबको पता है कि ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है। और ये क्लाउड बर्स्ट लास्ट ईयर हमने एक इसका नमूना देखा था बहुत छोटे से एरिया में, और वहां पे घर बहा के ले गया था। इस दफा ये इसका जो वो था, एपिसेंटर था, बहुत बड़ा था। अच्छा, तो काफी जगह पे जो है इसकी वजह से नुकसान हुआ। फ्लैश फ्लड की एक चीज ये, उसकी वजह से फ्लैश फ्लड आया, और फिर उसके बाद वो पानी और पत्थर पीछे से आए, जिसकी वजह से बहुत सारे मकानात और बहुत सारी शहादतें हो गई। आज जो है काफी हद तक वहां से पानी तो निकल चुका है। जैसे यूजली आपने देखा होगा, अगर फ्लडिंग होती है तो कई कई महीनों तक, या मैदानी इलाकों में जब सैलाब आते हैं तो कई कई महीनों तक पानी खड़ा रहता है। जनाब, पानी तो वहां से निकल चुका हुआ है। अब जो मसला है वहां पे जो है, जो घर तबाह हुए, जो पत्थर आ गए, जो वहां पे मड आ गई, जो उसके बाद मट्टी आई है, लैंड स्लाइडिंग हुई है, तो वो एक चैलेंज है जिसको अब हम पूरा करें। इस सारे एपिसोड को हुए हुए तकरीबन अभी घंटे मुकम्मल नहीं हुए, और जो इतला वो 300, लगभग 325-26 कंफर्म जो है डेथ हुई है। हमने 72 घंटे में पहली दफा तारीख में ऐसा हुआ है कि ऑलमोस्ट जो जो शहादतें कंफर्म हुई हैं, उनको हमने रिलीफ में उनकी जो डेथ कंपनसेशन जो सूबे में 10 लाख रुपए की फैमिली थी, तो पर बंदा था, उसको डबल करके 20 लाख करके उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए। अच्छा, और जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं थे, आज वो बैंक्स वहां पे गए हैं, वहीं पे उनके अंगूठे लगवाए, वहीं पे उनकी फॉर्मेलिटीज पूरी करके उनके बैंक अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर कर दिए गए। फिर इसके अलावा हमने 3 अरब रुपए जो है सैटरडे की सुबह सुबह, हमने किसी का इंतजार नहीं किया कि हम अपनी इमदाद के लिए आवाज उठाएं, ये वो करके, जो आएगा खुशी से आए अल्हम्दुलिल्लाह, और हम उसको वेलकम करेंगे।
लेकिन हमने अच्छा बगैर किसी का इंतजार किए 3 अरब रुपए अच्छा, सैटरडे मैं की रिलीफ सुबह सुबह हमने ऑपरेशंस की जारी। बात आपसे ज़रा आगे चल के मजीद करूंगा। मुझे बताइए कि क्या ये जो जितना नुकसानात हुए, क्या ये प्रिवेंटेबल भी थे? अगर मतलब है कोई मनसूबाबंदी कर ली जाती पहले से, कुछ पुराना तजर्बा तो है आप लोगों के पास, हिफाजती इकदाम ऐसे कर लिए जाते कि जिससे चीज़ें जो हैं मिटिगेट हो सके, नुकसानात कम हो सके, क्या कोई ऐसा ऑप्शन था? देखिए, ऐसा ऑप्शन अगर कहीं पे होता तो वो जरूर मशवरा आ चुका होता। अब जैसे देखें, आज सुबह बेतहाशा पेशावर में बारिश हुई, और उसके 1.5 से 2 घंटे बाद पूरा पेशावर ऐसे लग रहा है कि वहाँ बारिश ही नहीं हुई। सिस्टम्स बने हुए थे, सफाई के इंतजामात थे। अनलाइक के दूसरे सिटीज जहाँ से मैं और आप हैं, आपको पता है वहाँ जरा सी बारिश होती है और क्या होता है। ठीक है, ये तो जिसने मनाजिर देखे हैं, मैं अल जजीरा प्रोग्राम में बैठा हुआ था और उन्होंने मेरे से इंटरव्यू लिया, और जिन्होंने मनाजिर देखे, जिस तरीके से पत्थर और जिस तरीके से पानी आया है, और कई कई फुट आया है, और ये आसमान से पानी आया, और ये कोई दरिया की जैसे तुगयानी नहीं थी जैसे मैंने आपको बताया। तो ये इस पे बल्कि आज एक और आपको बात बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी इस सिलसिले में एक मीटिंग हुई। तो यही बात जो आप वाली जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोली, तो उनके, मैं थैंकफुल हूं, उनके महकमे के लोगों ने या उनके अफसरान ने बोला कि सर, क्लाउड बस्ट एक ऐसी चीज है जिसकी कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं होता, कोई और इलाज नहीं क्लाउड है। बस्ट में प्रिवेंशन कैसे हो सकती है? अच्छा, क्या ये मुझे मतलब बताइए, क्लाउड छतरियां दे बर्स्ट तो देते समझ हैं में किसी। आता है, मगर जो दरिया की राह गुजर है, हमने देखा बाज़ जगह पे बहुत ज़्यादा मतलब है जो पानी गुजरने के रास्ते बहुत तंग कर दिए गए, वहाँ पे इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, वहाँ पे कहते हैं तजावुज़ात कायम कर दी गई हैं, वो कोई फैक्टर था? उसके ऊपर कोई नज़र है आप लोगों देखिए, की? जी। आई कैन नॉट से एग्जैक्टली कि वो कितना उसका स्पिलवे होना चाहिए था। और आपको तो ये पता है पूरे पाकिस्तान के मसले हैं ये तो, कहीं चाइना कटिंग्स यूज हो रही हैं, कहीं नालों के ऊपर तामीरात हुई हुई हैं। तो ये तो मतलब जरूर होगा। दूसरी बात ये कि जो आज हमारी मीटिंग हुई, उसमें एक चीज सामने ये आई कि इम्पोर्टेंट ये तो है कि उसके बीच में कोई तजावुजात ना हो। वो गहरा कितना है जहां से सारा पानी गुजरता है? अगर उसकी वक्त के साथ साथ गहराई कम होती जा रही है, उसमें मट्टी आती जा रही है, तो वो भी एक रीजन है कि जिसकी वजह से जब इतना, देखें, ये वो वाली बारिश नहीं है, ये वो वाली मामूल की बारिश नहीं है, ये वन से ना, आप यूं कह लें कि अभी तो ये जो क्लाउड बर्स्ट वाली कहानी केपी में वेरी वेरी रिसेंट है ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर नॉर्मल बारिश होती तो उसको संभालना, और उसके फेलियर, इसके जमीन आसमान का फर्क है। और इसको पूरी दुनिया जो है क्लाइमेटी की ही नजर से देख रही है। बाकी तो देखें, परफेक्शन तो कहीं पे भी नहीं है ना, खामियां भी हैं, गलतियां भी हैं, कसूर भी है, लेकिन इसमें, इस मामले में खामियां अपनी जगह जरूर होंगी, लेकिन जो लेकिन कुदरत दोस्तों, की कुदरत आफत, का भी बहुत इसमें बड़ा आप हाथ ये है। कहेंगे ज्यादा। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक और जो लोगों जी। के जहनों में सवाल है कि ठीक है, जैसे आपने फरमाया कि जी ठीक है, डिसबर्स कर दिया आप लोगों ने, लोगों को जो कहते हैं ना कंपनसेशन देना था दे दिया, उसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशंस में कोई आपके पास, आप समझते हैं कि रिसोर्सेज हैं आप लोगों के पास, मशीनें हैं, बुलडोज़र हैं, लोगों को कहते हैं ना रेस्क्यू करने के, उन इलाकों को रेस्टोर करने के लिए सामान है, असबाब है आप लोगों के पास? क्या सूरत हाल है? देखिए, मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ सूरत हाल के अभी तक हमने किया क्या है। 2000 से ज्यादा हमने जो है सिर्फ रेस्क्यू 1122 की HR डिप्लॉय की है। हाँ। उसके बाद 163 रेस्क्यू 1122 की जो है गाड़ियां, वो उस पर डिप्लॉय की हैं। 5196 लोगों को रेस्क्यू किया है पिछले 36 घंटे में। ये एक बहुत बड़ा फिगर है, अगर ये ह्यूमन रिसोर्स ना होती तो कभी भी ना होता। 328 डेड बॉडीज रिकवर किए हैं, 3 इमरजेंसी कैंप लगाए, ये सिर्फ रेस्क्यू 1122 की बात करें, और 80 एलीट रेस्क्यू मेट हॉस्पिटल्स अवेलेबल किए हैं। अच्छा ये बताइए कि पेशगोई ये की जा रही है कि सितंबर के महीने में मजीद 3 और ऐसे स्पेल्स आने हैं बारिशों के, तो अब ज़ाहिर के एक हो गया है, नुकसानात हो चुके हैं, कुछ सीखा इस चीज़ से? क्या इस मरतबा जो वो होगा, मतलब है दोबारा बारिशें होंगी, कुछ आप लोग मिटिगेट कर सकेंगे, चीज़ों को कंट्रोल कर सकेंगे? देखें, आज सुबह फिर एक क्लाउड बस्ट हुआ स्वाबी में, अच्छा। और स्वाबी में क्लाउड बस्ट हुआ, और वहां पे भी ठीक ठाक किस्म का इतलात आई है कि वहां पे भी 4 कंफर्म डेथ हुई हैं। लेकिन ये कि लोगों को खुद भी थोड़ा सा इसमें अंदाजा हो गया है कि एक्चुअली जब इस तरह की सिचुएशन हो तो उसमें किस जगह उनको रहना चाहिए और क्या उसकी एहतियात है। तो बाकी तो अल्लाह खैर करे,
पेशन गोई है पूरे पाकिस्तान के लिए। देखिए, बात करना बहुत आसान है। इस्लामाबाद में पिछले दिनों जब बारिश हुई, इस्लामाबाद आपको पता है पाकिस्तान का कैपिटल है, फिर उसके बाद एक रेड जोन है। रेड जोन के अंदर डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, वहां पे 12 दिन तक आप पानी नहीं निकाल सके। और ये एक पहाड़ी, दिस इज नॉट एन इजी एरिया जहाँ पे ये हुआ है। ये प्लेन मैदानी इलाके भी नहीं है, ये पहाड़ी इलाके हैं। एक गांव 50-100 लोगों का, ये 50-100 घरों का एक दूर तरफ दूर है। तक फिर है। ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि जी जो कहते हैं ना टूरिज्म का बूम आया है वहाँ पर केपी में और दीगर इलाकों में, उसकी वजह से बड़ी अनहिंडर्ड अनचेक जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ हुई हैं, बिल्डिंग्स बनी हैं, रेस्टोरेंट्स बने हैं, होटल्स बने हैं। दरख्तों की कटाई बड़ी बेरहमी से हुई है। मतलब है कि अगर आप कहते हैं कि इतने दरख्त आप लगाते नहीं जितने काट डालते हैं, और वो नज़र आए कि इस मरतबा के पानी के साथ बड़े बड़े तने बहकर आ रहे हैं जो कटे हुए थे, तो ये कितना बड़ा मसला है। और उसमें कहते हैं ना बड़े बड़े MNAs के सियासतदानों के होटल्स हैं जो कि दरिया किनारे, दरिया के कहते हैं ना बिल्कुल उसमें बना दिए उसके रास्ते में। देखिए, सबसे पहले तो वो जो दरिया में जो दरख्तों का है वो आज़ाद कश्मीर का है, तो उसको आप रीवेरीफाई भी करा लीजिएगा। दूसरा, जो है निहायत ही अदब के साथ, पाकिस्तान का 45% जो जंगल है वो केपी में है। अच्छा। और जो केपी की 27% जमीन है वो जंगलात है। 27%, यानी कि अगर 100 मीटर जगह है तो 27 मीटर में जंगल लगा। फिर उसके बाद जो है केपी जो है पाकिस्तान का 45% कार्बन सिंक है। अगर कोई, आप ये डिफॉरेस्टेशन की बात करें, अगर सिर्फ कोई सुबह एफॉरेस्टेशन पे काम कर रहा है तो वो केपी कर रहा है। और वो बिलियन ट्री के बाद हम बिलियन ट्री प्लस प्रोग्राम हमारा जो है चल रहा है। रहा सवाल, जहाँ इतना बड़ा जंगल हो तो वहां पे कुछ दरख्त अपनी नेचुरली भी, आपके अगर बागीचे में भी दरख्त हो तो महीने में एक दरख्त कोई ना कोई वो होता है, तो हर दरख्त की एक लाइफ होती है। और दूसरा, ये गुजारा फॉरेस्ट में भी है, यानी कि लोगों की जमीन पे भी बहुत सारा हुकूमत ने जंगल लगाया हुआ है जिसको उन्होंने पाबंद किया हुआ है कि जो उसका एक तरीकेकार है उस पर काटेंगे। मुज़म्मिल साहब माफ़ कीजिएगा मैं ख़ता कलामी कर रहा हूँ क्योंकि हमारे सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं। तो जनाब, बारिशों ने जो है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बड़ी तबाही मचाई, और अब बारिशों का जो रुख है, मानसून का जो रुख है वो सिंध की तरफ है। और कराची के लोग डरे सहमे बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे शहर में जो है मामूल की जो बारिशें होती हैं वो तबाही मचा देती हैं। अगर गैर मामूली बारिश हो गई तो क्या होगा, ये एक सवाल है। इसके साथ ही आमिर को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।